हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार पुनः स्वागत है आपका करियर मास्टर 43 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के लेक्चर में हिंदी के अंतर्गत यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 हम लोग सॉल्व करेंगे। विगत लेक्चर में 2 प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व कर चुके हैं। आज तीसरे प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। और ये प्रैक्टिस सेट चूंकि बड़ी ही मेहनत के साथ बनाया जा रहा है, इस उम्मीद के साथ कि आपको इसका लाभ मिले, और ये लाभ तब मिलेगा जब आप इसको अच्छे ढंग से सॉल्व कर लेंगे। एक तो वीडियो के साथ साथ आप सॉल्व करते रहिए, देखते रहिए, और फिर इसको कई बार आप सॉल्व कर लीजिए, जिससे ये जो सारे क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस सेट में आपको दिए जा रहे हैं वो आपका कंप्लीट हो जाए, और यदि उससे क्वेश्चन मिले तो कहीं आपका गलत ना होने पावे। तो चलिए देर ना करते हुए, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, 2 को हम सॉल्व कर चुके हैं। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन शामिल किए जा रहे हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन पर बात कर लें कि पहला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का क्या है। देखिए पहले क्वेश्चन की बात कर रहा है, मुक्तिबोध एक रचना है के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये मुक्तिबोध जैनेन्द्र कुमार की रचना है, ठीक है ना। इसके लिए जो इनको पुरस्कार दिया गया था वो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। देखिए जो साहित्यिक पक्ष वाले हिंदी के जो क्वेश्चन है साहित्यिक पक्ष वाले हैं, उसको आपको बार बार पढ़ना ही होगा। उसमें कोई ग्रामर का सेक्शन है नहीं, इसलिए यहाँ कोई चीज काम नहीं करने वाली है। तो कई बार आप पढ़िए, और चूंकि जो पूछा गया है एग्जाम, ये जो भी आपके प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, ये उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश एसआई के जो विभिन्न परीक्षाएं हैं उनमें शामिल क्वेश्चन रखा गया है। और इसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एग्जाम हुआ है उसमें भी जो क्वेश्चन आए हैं उसको यहाँ रखा गया है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर ले। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्यिक साधना, ये पुस्तक का नाम है निराला की साहित्यिक साधना। ये हमसे पूछा गया है ये किसकी कृति है। तो ये जो निराला की साहित्यिक साधना ये रामविलास शर्मा जी की कृति है, अर्थात इसके रचनाकार रामविलास शर्मा जी हैं, ठीक है ना। इसको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, इस कृति को, निराला की साहित्यिक साधना को, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लें। पूस की रात एक कहानी है, बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, बच्चा बच्चा इसको जानता है जो थोड़ा बहुत हिंदी पढ़ा है कि ये किसकी रचना है। तो पूस की रात के जो रचयिता हैं वो प्रेमचंद जी हैं। कौन है? प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद जी इसके रचनाकार हैं। ये क्या है? कहानी है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये कहानी है या नाटक है या वृत्तांत है, क्या है। तो ये एक कहानी है जिसके रचनाकार प्रेमचंद जी हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पर बात कर लें। अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे गए पत्र को किस प्रकार का पत्र कहते हैं। जैसे यदि हम किसी अपने सगे संबंधी को पत्र लिखते हैं, किसी अधिकारी को पत्र लिखते हैं, जैसे यहां महानगर पालिका के अध्यक्ष को लिखना है, ठीक है ना। तो वो पत्र के बहुत सारे स्वरूप होते हैं। जैसे जब हम अपने किसी सगे संबंधी को लिखते हैं, माता पिता को लिखते हैं, तो वो क्या होता है? वो व्यक्तिगत पत्र होता है। और जब हम किसी अधिकारी को इस टाइप से, जैसे हम अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखा गया है, तो इस प्रकार का जो पत्र होता है वो औपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है। उसको किस प्रकार का पत्र कहते हैं? औपचारिक पत्र कहते हैं। चाहे अध्यक्ष महानगर पालिका को आप लिखिए, चाहे जिला के जिले अधिकारी जी को लिखिए, महोदय को लिखिए, चाहे
कि स्वास्थ्य विभाग के किसी कर्मचारी को लिखिए या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, जैसे यहाँ बताया गया है। तो ये सब पत्र कैसे होते हैं, ये औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। ठीक है ना। चलिए 5वें नंबर का क्वेश्चन, जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो छंद कई प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। मूलतः मात्रिक, एक मात्रिक छंद होता है, एक वर्णिक छंद होता है, और मात्रिक छंद भी कई प्रकार के होते हैं। और जब सभी चरणों में मात्राएं, कहा गया है कि जब जहां छंद में सभी चरण समान हो, सभी चरण का सेंस यहां मात्रा से होता है, ठीक है ना। तो यहां सभी चरण का समान होने का मतलब सभी चरणों में मात्राएं समान हो, तो ऐसे छंद को हम सममात्रिक छंद की श्रेणी में रखते हैं। जैसे आपका चौपाई है, जैसे चौपाई है, ये आपका सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, ठीक है ना। जैसे आपका दोहा है और सोरठा है, ये आपका अर्धमात्रिक छंद है। ये कैसा है, ये अर्धमात्रिक छंद है, क्योंकि पहले तीसरे में मात्राओं की संख्या अलग है और दूसरे और चौथे में यहां मात्राओं की संख्या अलग होती है। तो जहां चारों चरण में समान होते हैं मात्राएं, वो उसको सममात्रिक छंद की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर बात कर लें। एक चौपाई या एक लाइन लिखा गया है, दामिनी दमक रहना घन माही, खल कै प्रीत जथा धीर नाही। आपसे पूछा गया है ये है क्या। मात्राओं की संख्या यदि इसमें गिना जाए, दोहा, चौपाई, सोरठा, सवैया, तो चूंकि हम मात्राओं की संख्या के आधार पर हम इसको डिसाइड कर सकते हैं। तो आप देखिएगा, यहां 2 मात्रा, यहां 1 मात्रा, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, 2 यहां, 2 यहां। चूंकि जो गुरुपद होते हैं उसके लिए 2 मात्राएं गिनी जाती हैं, और जो लघुपद होता है उसके लिए 1 मात्रा गिनी जाती है। अब कौन कौन से गुरुपद होते हैं, कौन कौन से लघुपद होते हैं, तो जहां बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ अंग की मात्रा लगी हो वो गुरुपद होते हैं। आ, ई, उ, री, चंद्रबिंदी इत्यादि यहां लगे हो वो लघुपद होते हैं। तो देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 4, 16 मात्रा यहां हो गई। यहां देखिए 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, तो 2, 4, 4, 3, 7, 3, 10, 10, 2, 12, 4, 16 मात्रा। देखो सब में 16-16 मात्राएं हैं, इसलिए किसका उदाहरण है, ये चौपाई का उदाहरण है। आंसर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं, उस विकल्प का चयन करिए जो बताता है कि संयोग और वियोग श्रृंगार किस रस के उदाहरण हैं। तो संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं, तो ये श्रृंगार रस के रूप होते हैं। 2 तरीके से होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आइए 8 नंबर क्वेश्चन, जहां किसी हानि के कारण शोक का भाव उपस्थित होता है तो वहां किस प्रकार या किस रस की उपस्थिति होती है। तो जो शोक अस्थाई भाव है वो करुण रस का अस्थाई भाव है। किसका, करुण रस का अस्थाई भाव है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है। आप देखिए इसको पढ़िए, किलकत कान घुटुरुवन आवत, ये उस समय का उदाहरण है जब भगवान राम के बाल काल की बात की गई है। तो चूंकि जब किसी बालक के छवि का वर्णन किया जाता है तो वहां कौन सा अलंकार होता है, कौन सा रस होता है, वात्सल्य रस का उदाहरण होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है जिसके कई अर्थ हैं। तो देखिए
बालक साहस पुस्तक ये अनेकार्थी है नहीं, अंबर अनेकार्थी शब्द है। कई अर्थ इसको होते हैं, जैसे अंबर का मतलब आकाश भी होता है और अंबर का मतलब वस्त्र भी होता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन पर बात कर लें। सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, बानर, हाथी, किसी एक शब्द से इन सबको हम प्रस्तुत कर सकते हैं, अर्थात इस शब्द का कोई एक ही शब्द हो सकता है अर्थ, तो वो कौन सा होगा? तो शिव, हरि, कपिस या पशु। तो इसका आंसर हो जाएगा हरि हो जाएगा। हरि ऐसा अनेकार्थी शब्द है जिसका मतलब सर्प भी होता है, मेढक भी होता है, सिंह भी होता है, घोड़ा भी होता है, वानर भी होता है, हाथी भी होता है, और हरि मतलब भगवान भी होता है। तो इस सारे शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? हरि हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन पर बात कर लें। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? 4 ऑप्शन में 3 अनेकार्थी हैं, जैसे महावीर अनेकार्थी है, अनंत अनेकार्थी है, कनक अनेकार्थी है, हत्या अनेकार्थी शब्द नहीं है। महावीर हनुमान जी को कहा जाता है, 24वें तीर्थंकर को कहा जाता है। अनंत मतलब आकाश होता है, विष्णु होता है, और अनंत का मतलब जिसका अंत ना हो, और कनक का मतलब सोना भी होता है, धतूरा भी होता है। तो ये सारे अनेकार्थी शब्द हैं, हत्या अनेकार्थी शब्द नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन पर बात कर लें। कौन सा शब्द अंग्रेजी में अपनाया गया है जो उसका अलग अर्थ होता है? ठीक है ना। अब जैसे ईश्वर, प्रभु, भगवान, इन सब का जो हिंदी में अर्थ होगा वही अंग्रेजी में अर्थ होगा, लेकिन जगन्नाथ शब्द का अंग्रेजी में दूसरा अर्थ होता है, हिंदी में दूसरा अर्थ होता है, ठीक है ना। आ जाइए 14 नंबर क्वेश्चन पर बात कर लें। विकास के लिए खाली स्थान भरना है। यहाँ विकास के लिए आर्थिक डैश 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 आवश्यक होती है। तो क्या आवश्यक होती है? विकास के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता आवश्यक होती है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पर बात कर लें। इसमें रिक्त स्थान में भरना क्या है? रामू की डैश डैश केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी डैश डैश अधिक बुद्धिमान है। तो यहां क्या होगा? अपेक्षा अपेक्षा, अपेक्षा उपेक्षा, उपेक्षा अपेक्षा। तो रामू की उपेक्षा इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। तो पहले उपेक्षा भरा जाएगा, फिर अपेक्षा भरा जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करिए 16 नंबर क्वेश्चन। सप्तर्षि में कौन सी संधि है? तो सप्तर्षि में सप्तधन ऋषि, इसका विच्छेद है सप्तधन ऋषि। ये गुण संधि का उदाहरण है। किसका? गुण संधि का। आ और री मिलकर अर हो जाता है, तो एक किस संधि का उदाहरण है? गुण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एकाएक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? एकाएक, तो एक धन एक, जहां आ और ए मिलकर के अय हो जाते हैं वो एकाएक बनेगा, या वृद्धि संधि का उदाहरण होगा, और एक एक का जो विच्छेद होगा वो एक धन एक होगा। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए। इनमें से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? तो स्वर संधि में स्वर और स्वर का मेल होता है। तो जगत धन ईश व्यंजन है, दिक धन अंबर व्यंजन है, तद धन अनुसार व्यंजन है, महाधन उत्सव, स्वर और स्वर मिलेंगे, महाधन उत्सव बराबर महोत्सव। ये स्वर संधि का उदाहरण है। ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आ जाइए बी 19 नंबर क्वेश्चन। इनमें से किन्नर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो किन्नर देखिए, ना आधा ना, एक बार आधा ना एक बार पूरा ना, तो इसका जो विच्छेद होगा किम धन नर होगा। किम धन नर बराबर किन्नर होगा। कौन सा सही आंसर हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लें 20 नंबर। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अब देखिए, प्रतीत, प्रतिमान, प्रतिबिंब, ये सब तत्सम है। प्रतीत शब्द तत्सम नहीं है, यह तद्भव शब्द है। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर बात कर लें। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? उल्लास, उच्छ्वास, निश्वास, ये सब तत्सम है। उजास शब्द ये तत्सम नहीं है, ये कौन सा है? तद्भव है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए
निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है। दांत, अधर, आंख, कान, तो ये सारे ये तद्भव है। दांत, आंख, कान तद्भव है। अधर मतलब ओष्ठ होता है, ये तत्सम शब्द है। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची क्या है? निर्मल इसका पर्यायवाची है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम सॉल्व करेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द त्र्यंबक का पर्यायवाची नहीं है? अब त्र्यंबक का मतलब होता है त्रिनेत्र। त्रे अंब, अंब मतलब नेत्र होता है, तो त्रिनेत्र। अब देखो त्रिनेत्र में इसमें क्या है? विरूपाक्ष, त्रिदृश्य, त्रिचक्षु, ये सब इसके पर्यायवाची है। त्रिलोक इसके पर्यायवाची नहीं होगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्न में पर्यायवाची समूह का कौन सा युग्म सही नहीं है? मेघ का वाणिधर ये सही है। सरस्वती का वागीसा होता है, ये सही है। समुद्र और आदित्य ये पर्यायवाची नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि समुद्र मतलब समुद्र और आदित्य मतलब सूर्य होता है, ये दोनों एक पर्यायवाची नहीं है। 26 नंबर क्वेश्चन, उन्मूलन का विलोम क्या होगा? उन्मूलन का मतलब उखाड़ना होता है, तो इसका विलोम होता है रोपण। सी आंसर सही हो जाएगा। कर्कश का विलोम मधुर होता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो आसान है उसको जल्दी जल्दी कर ले। जंगम का विलोम अस्थावर होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? औचक मतलब अचानक, अक्सर मतलब लगातार, ये सही है। डवाडोल का मतलब अस्थिर, डवाडोल का मतलब अस्थिर, और झिड़कना का मतलब पुचकारना, दोनों उल्टा है। गाफिल का मतलब खबरदार, ये भी सही है। डवाडोल और स्थिर दोनों पर्यायवाची हैं, इसका बी आंसर सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। मुझे बहुत आनंद आती है, नहीं गलत है। मुझे बहुत आनंद आते हैं, गलत है। मुझे बहुत आनंद आता है, यही सही आंसर हो जाएगा। मुझे घोर आनंद आता है, ये गलत है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। सही वाक्य की पहचान करिए। 31 नंबर क्वेश्चन, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व नहीं, सर्वस्व नहीं ये गलत है। सर्वत्र होता है, तो ये गलत है। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आ जाइए 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द बताना है। चांद चंद्र बिंदी होता है, आंख चंद्र बिंदी होता है, अंक अंक की बिंदी होता है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। ये ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आ जाइए 33 नंबर, निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? अब शुद्ध शब्द बताना है। पुण्य, पुण्य होता है। क्षमा गलत है, उन्नति गलत है, क्या सही है? ज्योत्सना ये सही है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 34 नंबर आ जाइए, आमरण में कौन सा समास है? तो आमरण में अव्ययी भाव समास है, आ लगा है जहां अव्ययी समास होता है। नेक्स्ट आ जाइए, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, अर्थात बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आ जाइए, निम्नलिखित विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो बहुब्रीहि समास के विग्रह का सही विकल्प है। नहीं है दया जिसमें, अर्थात जिसमें दया नहीं है वो क्या होता है? निर्दय होता है। दयाहीन नहीं, निर्दय। निर मतलब नहीं है, दया जिसमें, ठीक है ना। आ जाइए, दीर्घ भाव में कौन सा समास होता है? भुजाएं हैं जिसकी लंबी, अर्थात विष्णु, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। मुहावरा बताना है। आदमी बनना, आदमी बनना का मतलब क्या? पशु से आदमी नहीं बनना है, आदमी का मतलब अच्छा व्यवहार सीखना। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन, नेकी कर दरिया में डाल, इसका क्या, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? उपकार करके उपकार की बात भूल जाना। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, चिराग तले अंधेरा क्या होता है? निकट के दोष को नहीं देख पाना। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा।
आसमान से गिरा खजूर पर अटका, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो क्या होगा? एक नई मुसीबत में पड़ना, एक खत्म नहीं हुआ, एक फिर नई मुसीबत आ गई। 42 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसको क्या कहते हैं? दुर्लभ। दुर्लभ जो मुश्किल से प्राप्त होता है उसको दुर्लभ कहते हैं। आ जाइए अगला क्वेश्चन। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को भूगोलवेत्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? भूगोलवेत्ता। ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन। जो खाने योग्य ना हो, जो खाने योग्य ना हो उसको क्या कहते हैं? अखाद्य कहते हैं। जो खाने योग्य हो उसको खाद्य कहते हैं, ठीक है ना। पथ्य उसको कहते हैं जो मरीजों के लिए सुलभ भोजन होता है, वो पथ्य कहलाता है। अपाच्य जो पचने योग्य ना हो। अगला आइए, जिसके पास घर ना हो उसको अनिकेत कहते हैं। निकेत मतलब घर और आ मतलब नहीं, जिसके पास घर ना हो वो अनिकेत कहलाता है। निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम पदबंध क्या है? अब देखिए सर्वनाम पदबंध क्या है? परेशानी में उलझा हुआ मैं ये यहां तक कुछ भी नहीं कर पाया, तो ये आपका सर्वनाम पद है। परेशानी में उलझा हुआ मैं, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया। 47 नंबर। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? गीत गाती हुई स्त्रियां, ये स्त्रियों की विशेषता है, विशेषण पदबंध है। कैसी स्त्रियां? गीत गाती हुई, ये विशेषण पदबंध है। आ जाइए 48 नंबर क्वेश्चन में अव्यय क्या है जो कभी ना बदले? तो आह ये विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाइए। मैं वहां होकर आया हूं, इसमें अव्यय क्या है? यहां, वहां, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, कौन सा अव्यय है? वहां अव्यय है। मैं सर्वनाम, हूं क्रिया, होकर क्रिया। नेक्स्ट आ जाइए 50 नंबर। क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? समयवाचक क्रिया विशेषण पीछे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण सर्वत्र, और निश्चय बोधक बेशक, स्थिति बोधक। तो जो परिमाणवाचक है, परिमाण का मतलब गिनने वाला, और सर्वत्र मतलब चारों ओर, ये आपका सही नहीं है, इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है? कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया प्रयोग होती है। देखो जहां द्वारा लगा हो वहां क्या होगा? जहां द्वारा लगा हो वहां कर्मवाच्य, और जहां किया नहीं जा सकता भाववाच्य। तो यहां देखो द्वारा लगा है, ये सब भाववाच्य और कर्मवाच्य के उदाहरण है। पुस्तक पढ़ रहा है, ये कर्तृवाच्य का उदाहरण है। 52 नंबर क्वेश्चन। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया वह होती है जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से करवाता है। तो देखो जगना नहीं लिखा, जगाना लिखा है, यही आपका प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाइए। चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? अब थी वैसे सहायक क्रिया होती है, इसके अनुसार यहां योजक क्रिया हो जाएगी जो चूड़ी और अच्छी को जोड़ रही है। नेक्स्ट आ जाइए। कुछ पैराग्राफ दिए हैं, इसको पढ़ करके आपको आंसर देना है। तो जैसे भूषण महाराज ने, अब पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना किया उस समय उनके पास क्या थे? अब आ जाइए क्वेश्चन पर। तो जब बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना किया उनके पास केवल 5 सवार और 25 पैदल थे। 5 सवार और 25 पैदल थे। आ जाइए कितने थे? 5 सवार और 25 पैदल, डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर बात कर ले। भूषण का प्रिय काव्य रस क्या है? फिर आ जाइए, देखिए भूषण का वीर काव्य रस दर्शाया गया है, तो प्रिय काव्य कौन है? वीर रस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वीर रस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर ले। महाकवि भूषण दरबारी कवि थे। चूंकि शिवाजी के बारे में लिखा है तो किसके दरबारी कवि थे? शिवाजी के। नेक्स्ट आ जाइए। छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथ के नाम क्या हैं? अब आ जाइए उसमें पढ़िए 2 काव्य ग्रंथ कौन से हैं। तो 2 काव्य ग्रंथ पर यदि बात किया जाए तो देखिए यहां 2 काव्य लिखे गए प्रशस्ति में 2 काव्य ग्रंथ है, शिवा बावनी और शिवराज भूषण। तो आ जाइए इस पर बात कर ले।
शिवा बावनी और शिवराज भूषण, शिवा बावनी और शिवराज भूषण, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया। तो आपसे एसआई में पैराग्राफ पर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, गद्यांश पर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, काली घटा का घमंड घटा, नभ मंदा तारक वृंद खिले, नभ मंदा तारक वृंद खिले, इसमें क्या है? देखो, एक बार घटा और दो बार घटा, जब एक ही शब्द दो बार प्रयोग हो और उनका अर्थ अलग अलग हो तो कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार का उदाहरण होता है। नेक्स्ट आ जाइए, घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की तैयारी कर ली, सर्वनाम पूछा गया है। तो जहां अपने आप, यहां स्वयं कर लीजिए, उन्होंने स्वयं तैयारी कर ली, जहां स्वयं की बात होती है वहां कौन सा सर्वनाम होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? ध्यान से समझिएगा। तो चूंकि यह संधि नहीं है, दुह धन आत्मा नहीं है, ये संधि है, विसर्ग संधि, यहां संधि नहीं पूछा गया है, उपसर्ग पूछा गया है। तो उपसर्ग दुर्धन आत्मा होगा, आधा रा होगा, ध्यान रखिएगा। दुर्धन आत्मा मतलब कौन सा उपसर्ग है? दुर उपसर्ग है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो ये था 60 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे अब हम प्रैक्टिस नंबर 4 की बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।